दोस्तों आज 7 जुलाई 2022। आज से 4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ जिसमें पाकिस्तान के मारूफ बुज़ुर्ग सहाफ़ी ग़ालिबन 70 साल से भी ऊपर अयाज़ अमीर साहब ने एक असूली बात की। और बात ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर फ़ौजी इंस्टीट्यूशन में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक रिवायत एक मुद्दत का अपने अपने मुल्क में तयन है। ये अदारे तभी तरक्की करते हैं और मजबूत होते हैं जब इनके ऊपर कानून पर अमल भी हो और कानून के ऊपर अमल होने से नए लोग तरक्की करके आगे आते रहें। वरना फिर क्या होता है, जनरल ज़िया-उल-हक की तरह फ़ौज आखिर में बहुत तकलीफ़ों से गुज़रती है, अवाम में नफ़रत पैदा हो जाती है। जनरल मुशर्रफ की तरह फ़ौज के बारे में, फ़ौजी जवानों के बारे में अवाम में नफ़रत पैदा हो जाती है और फिर मजबूरन GHQ से आर्डर जारी होता है कि फ़ौजी जवानों अफसरान आपने वर्दी के साथ बाज़ार में शहर में नहीं जाना क्योंकि अवाम में आपके बारे में बहुत नफ़रत पैदा हो चुकी है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब 3 साल पूरे हो गए। अयाज़ अमीर साहब ने उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए या एक्सटेंशन हो तो कितनी होनी चाहिए उसका तयन हो जाए। इस सवाल के बाद ज़रा सोचें, इस सवाल से अगर किसी साहब ने असर होना था जिसके ऊपर, तो वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में कमर बाजवा साहब। अब जो लोग नीचे महकमा ज़राअत का नाम लेकर लाहौर में दुनिया न्यूज़ के बाहर आकर अयाज़ अमीर साहब की पिटाई करते हैं, उनकी ज़ात का तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं है। उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना ही नहीं है, उनका ताल्लुक़ ही नहीं है, उस रैंक का ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वन मैन कमांड की वजह से उन्होंने आकर, चाहे सरकारी अहकामात आए या नहीं आए या लोकल किसी कमांडर की तरफ से अहकामात आए या नहीं आए, उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी साहब के साथ बदतमीज़ी की, पिटाई कर दी। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें, जब आपके पास सारी पावर है तो फिर ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। तबादले, MNA की लिस्टें, अफसरान की तैनाती, सारा कुछ कमर जावेद बाजवा साहब, अब सारी दुनिया को पता है आपके कंट्रोल में है। बल्कि अब तो ISI का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि जी ISI के बग़ैर रज़ामंदी या उनकी तफ्शीश या उनकी मंजूरी के बग़ैर कोई सरकारी सिविलियन अफसर नहीं लग सकेगा। इसका मतलब है सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अब जब पावर आपके पास है तो अच्छे और बुरे नताइज की जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। इस पर तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपको सामने आ जाना चाहिए। अब तो पर्दा नहीं है ना, अब आप सामने आ जाएं, बताएं कि भाई ठीक है, हमारे पास कंट्रोल है, गलती होती है तो हम जिम्मेदार, अच्छा फ़ायदा होता है तो हम जिम्मेदार। देखें ना, जब नुकसान होता है तो आप सियासतदानों पर डाल देते हैं, जब फ़ायदा होता है तो आप क्लेम करते हैं कि ये हमने किया है। तो ऐसा तो ना करें ना प्लीज़। ये मेरी एक पॉलिटिकल सियासी वर्कर के तौर पे आपसे इल्तिजा है। आपको पता है मेरी फेसबुक लाइव के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपसे कितना प्यार करता था, आपकी तारीफ़ें करता था, आपके इक़दामात की तारीफ़ें करता था। बेतहाशा वीडियोस मेरी फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं जिसमें मैं कहता था कि जनरल ज़िया-उल-हक के गलत और पाकिस्तानी कौम और मुल्क की बर्बादी के इक़दामात को अगर रिवर्स किया है तो वो कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है। और मैं बाआवाज़ बुलंद करता था आपकी तारीफ़, अभी भी करता हूँ। लेकिन ये जो रिजीम चेंज का आपने किया है ना काम,
اس سے پاکستانی عوام کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں امیج ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس کو بہتر کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ جس طرح جنرل راحیل شریف صاحب نے مشرف صاحب کے دور کے بعد کا یا کیانی صاحب کے دور کے بعد کا فوج کا جو امیج ڈیمیج ہو چکا تھا اس کو ری بلڈ کیا۔ ساری دنیا کو پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور وہ ری بلڈ پتہ کب ہوا تھا؟ وہ ری بلڈ ہوا تھا جب حامد میر کو گولیاں لگی، اس کے بعد آئی ایس آئی اور فوجی اداروں کی طرف سے پورے پاکستان میں جیو ٹی وی کے خلاف مظاہرے ہوئے، وہاں سے ری بلڈنگ شروع ہو گئی۔ جب ہمت کر کے آرڈر آیا کہ جی جیو ٹی وی جو ہے آئی ایس آئی کے ہیڈ کے بارے میں بار بار کلپ چلا رہا ہے کہ استعفیٰ دو جواب دو، استعفیٰ دو جواب دو، اس کے ری ایکشن میں احکامات آئے کہ جلد سے جلوس کرو اور فوج کے حق میں ریلیاں نکالو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری تاریخ لوگوں کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے۔ اور اس کے بعد ری بلڈنگ شروع ہوئی۔ ابھی بھی لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز میں آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں عوام کی نظر میں، جو سننے والے ہیں، اور یہ ریکارڈ رہے گی ویڈیو، لوگوں کو پتہ رہے گا، یاد رہے گا کہ رجیم چینج کا اقدام پوری فوج نہیں کرتی، ہم فوج سے پیار کرتے ہیں۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے نیچے 3-4 ان کے ساتھی مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس فیصلے پر عمل جو ہے وہ نیچے کے تمام 5 لاکھ فوج میں سے 4,60,70,000 ون مین کمانڈ کے فوجی اصول کی وجہ سے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اس اپنے عمل سے بری ذمہ ہو کر اپنے ضمیر کو جواب دینے کے لیے ریٹائر فوجیوں کی طرح رجیم چینج کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ امید ہے دوستو اب آپ کے ذہن میں ہو گیا ہوگا کہ رجیم چینج ہمیشہ صرف 5 لوگ کرتے ہیں، پوری فوج نہیں کرتی۔ فوج سے ہمیں پیار ہے، فوج ہمارا بڑا قیمتی ادارہ ہے، فوج کے تحفظ، عزت، احترام کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔